अवैस एक सेकंड, मैं पहले डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो रहलत है वो मैंने अभी मुझे पता चला। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगला सफ़र अल्लाह ताला उनका आसान करे और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी उनकी और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे तज़ियत करती हूँ जी। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी उनकी और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे तज़ियत करती हूँ जी। सेकेंडली ये बताइएगा, क्या समझती हैं जो बजट कल आने वाला है, जजिस की तो 10% मंजूरी दे दी गई है इजाफे की, मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि उनकी कोई तनख्वाहों में और अलाउंसेस में जो काफ़ी अरसे से इजाफा नहीं हुआ उसमें क्या होगा, और खान साहब को क्या देख रही हैं वो ये? देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे सजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अवाम का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स है जिसको अवाम का दर्द है, जिसको अवाम का एहसास है, जिसको अवाम की तकालीफ का एहसास है और जो दिन रात कोशां है अवाम की रिलीफ के लिए इस बुरे माशी कंडीशन में जहाँ पे आपकी मईशत जो है वो बिल्कुल ख़राब हालत में है, तो वो दिन रात उसी पर लगे हुए। तो मुझे उनको सजेस्ट करने की ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ, मेरे सुनने में भी आया है, मुझे उन्होंने खुद भी बताया है कि लोड शेडिंग और इकॉनमी, उन्होंने अपनी सारी जो मीटिंग्स हैं, जो सारी उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैंसिल करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। लोड शेडिंग की जहाँ तक मैं बात कर लूँ, लोड शेडिंग एक बहुत आजकल बर्निंग सब्जेक्ट है, तो मैं ज़रूर ये सवाल कौम से करना चाहती हूँ कि जहाँ हम उसको ठीक कर रहे हैं अब और इंशाअल्लाह ताला कर लेंगे, एक प्लान दिया है आवाम को, एक प्रोग्राम रखा है आवाम के सामने, लेकिन ये सवाल करना बनता है कि 2013 में जब नवाज शरीफ को 20-22 घंटे की लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला, तो 2018 में इमरान खान को नवाज शरीफ ने 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान दिया। और ये मैं बात आज कमिट कर रही हूँ, यहाँ पर सबके सामने कह रही हूँ कि अगर ये नवाज शरीफ साहब ना होते, शहबाज शरीफ साहब ना होते, पाकिस्तान में आज बिजली नहीं होती। जितनी तेजी से डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ रहा है और बिजली की यूजेज बढ़ रही है, किसी और ने कोई प्लांट्स नहीं लगाए, किसी और ने पाकिस्तान की बिजली के बारे में नहीं सोचा। तो नवाज शरीफ साहब 2018 में 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान इमरान खान को देकर गए थे और इमरान खान ने 2022 में 5 से 10 घंटे वाला लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान शहबाज शरीफ के सपुर्द किया। तो क्या ये सवाल पूछना नहीं बनता कि अभी 4 साल इमरान खान ये कहते रहे कि नवाज शरीफ इजाफी बिजली बना गया है, इजाफी बिजली कहाँ है? वो इजाफी बिजली आज 4500 मेगावाट्स का शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है। क्योंकि मैं बताती हूँ उसकी वजह, जरा काइंडली खामोशी इख्तियार करें प्लीज, मैं उसकी वजह ये बताती हूँ प्लीज। तो मैं ये अवाम के सामने ये सवालात रखना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ ने सिर्फ 0 लोड शेडिंग नहीं की, दिन रात एक करके उन्होंने जो पावर प्लांट्स लगाए और बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, उन्होंने 0 लोड शेडिंग कर दी। लेकिन नवाज शरीफ ने आगे देखते हुए, क्योंकि उनको पता था कि बिजली की डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो वो ऑपरेशनल कर गए, जिसके बाद लोड शेडिंग 0 हो गई। तो बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जो बिल्कुल खत्म होने पर आ गए थे और उनका ऑपरेशनल होना बाकी था। ये गवर्नमेंट इतनी नालायक थी इमरान खान की, इतनी नाअहल थी कि ये बने बनाए कारखानों को चला नहीं सकी और उनके ना चलने की वजह से आज लोड शेडिंग का जो बिजली की डिमांड और सप्लाई का फर्क है वो 4500 मेगावाट्स आ गया। अब इंशाअल्लाह ताला सवाल ये अवाम के सामने मैं रखती हूँ कि क्यों पाकिस्तान के साथ ये होता है, 0 लोड शेडिंग को क्यों 5-10 घंटे की लोड शेडिंग पे ले जाते हैं, क्यों इस तरह की हुकूमतें तोड़ते जाते हैं जो पाकिस्तान की खिदमत में हर लम्हा अपना सर्व करती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग में बतदरीज कमी भी आएगी, बेहतरी भी आएगी। अवाम की तकलीफ का एहसास है
یہ نہیں کہہ رہے کہ آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے نہیں آئے, اور ڈالر صبح سو کے اٹھا تو ڈالر کا پتہ چلا کہ اونچا چلا گیا. بالکل ہم اس کو بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام کا احساس ہے, عوام کی تکلیف کا احساس ہے, اور تنقید جو ہے نا, میں میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تنقید اس پر ہونی چاہیے جس نے معاملات کو خراب کیا, جو پاکستان میں تباہی لے کر آیا, جو پاکستان میں بربادی لے کے آیا, نہ کہ اس شخص پر یا اس حکومت پر جو دن رات اس خرابی کو, اس تباہی کو جو وہ 4 سال میں لائے دنوں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری بات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو سک پلانٹس اور جو بند پلانٹس 5000 میگا واٹ پلس کے نہیں چلے پچھلے 4 سال میں, اس حکومت نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2 مہینوں میں چلا کے دکھا دی ہیں عوام کو. تو میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, میڈیا کو بھی تھوڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتی ہوں جو اس بات سے لنکڈ ہے, کہ یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ, ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب کی کل کی بہت آئی اوپنر ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے, اور جلدی جلدی وہ قیمتیں ڈراپ کر کے, کیونکہ ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں, اور ان کو پتا تھا وہ بوجھ جو پاکستان کی معیشت پر پہلے ہی جو وینٹیلیٹر پہ تھی ان کی نااہلی کی وجہ سے, اس کو مزید زمین کے نیچے دھکیل گئے, ICU میں پھینک کے چلے گئے, اور وہ بوجھ پاکستان پر, پاکستان کی معیشت پر جاتے جاتے ڈال گئے جس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کی معیشت میں اس وقت ہمت نہیں ہے. اس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے. پھر بھی ہم لگے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیت اچھی ہے, محنت کریں گے, اور عمران خان کی نااہلی اور نالائکی سے جو ملک کو اندھیروں میں ڈبویا اس کو انشاءاللہ باہر لے کر آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 ماہ پہلے مجھے پتا چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے. تو مجھے آج یہ بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ بنایا گیا. آپ کو سب پتا تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کو سب پتا تھا کہ کوئی آپ کی نااہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سازش کا ڈرامہ رچا کے پاکستان کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی پوری کوشش کی. تو جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے, ضرور ان کو ہٹائیں گے, ایک ایک کر کے ساری لینڈ مائنز جو بچھا کے گئے ہیں ان کو چنیں گے. لیکن اکنامک لینڈ مائنز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. اقتصادی جو حال ہے, جو معیشت کا حال ہے, وہ آپ نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ ٹھیک بھی کریں گے, وہ نظر بھی آ رہی ہے. لیکن جو باقی لینڈ مائنز آپ بچھا گئے ہیں, پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے, فارن پالیسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں, وہاں پر بھی ہم ملک کو کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روٹھے ہوئے ممالک کو جو آپ کی ضد, انا اور آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ بچھا کے گئے ہیں, ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ, ہم نہیں کہہ رہے, آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو پاگل آدمی ہے, ہماری سنتا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے, اس کو پتا تھا کہ حکومت جاری. کوئی کہہ رہا ہے, جو بڑے ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو کیوں اس پاگل آدمی کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں ہر جگہ فتنہ فساد کرتا رہے؟ تو میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے, اس پاگل شخص کو جو پاکستان کے اندر آگ لگانے پر تلا ہے, اس کو دکھانا کم کریں, اس کی طرف ڈیبیٹ کو نہ لے کر جائیں. ڈیبیٹ پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر ہونی چاہیے. باری باری کر لینا آپ بات, اس کے بعد دیکھتی ہوں. اور میں ایک منٹ بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا. ایک منٹ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں, وہ میں بھول گئی تھی, اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس خراب معاشی حالت کے باوجود پاکستان کی معیشت اس وقت بہت کروشل سٹیج پہ ہے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب دن رات کام کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑی ہیں تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج بھی دیا ہے عوام کو, جس میں ان کو سبسڈی ملے گی, جس میں ان کو 2000 روپیہ مہینہ ملے گا 8.5 کروڑ خاندانوں کو. اور اب اس کو وہ بجٹ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, 1 مہینے کے لیے نہیں, پورے سال کے لیے اس کو بجٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے. اس برے معاشی کنڈیشن میں شہباز شریف صاحب نے آٹا سستا کیا, چینی سستی کی,
हज जो गरीब अवाम हज पे जाते हैं उनको 8.5 लाख रुपया देना पड़ रहा था, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने 7 लाख पर लेकर आए अवाम की सहूलत के लिए। और आज से यूटिलिटी स्टोर्स पे जो घी है उसकी कीमत भी कम हुई है। तो मैं इस बुरे हालात में इस किस्म के माशी जब दबाव है आपके ऊपर, आपने अवाम को इतना भी रिलीफ दिया है तो इंशाअल्लाह ताला आगे और रिलीफ आएगा। अगर शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकती, तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, कौन है वो हुकूमत या कौन सा शख्स है पाकिस्तान में जो ये कर रहे हैं, जो इसको ठीक कर सकता है? कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून ने करके दिखाया है, मुस्लिम लीग नून करेगी और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला करके अवाम को दिखाएगी। वी हैव डन इट, वी विल डू इट एंड वी आर डूइंग इट इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अब मैं केपीके के आटे की तरफ भी आ जाएं। केपीके में शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया, उनका मजाक उड़ाया गया जब उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच के भी केपीके के अवाम को सस्ता आटा दूंगा। तो वो 2 दिन पहले वो वादा दिनों में, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, दिनों में वफा हुआ और केपीके के अवाम को सस्ता आटा फरामी को उन्होंने यकीनी बनाया, जिसके लिए उन्होंने मोबाइल स्टोर्स, मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स उन्होंने वहां पर लॉन्च किए और बतदरीज जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है वो अपनी वहां पर प्रेजेंस को, अपने स्टोर्स का नंबर बढ़ाती जाएगी और केपीके के अवाम को आटा मिलेगा। शहबाज शरीफ साहब केपीके के अवाम को सस्ता आटा और रिलीफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं और केपीके का वजीर आला और केपीके का जो हुकूमत है वो इमरान खान को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये है फर्क। वो सारा कुछ जो है ना वो बनी गाला नहीं, उसका नाम मनी गाला होना चाहिए। वो सब जो रिलीफ है वो मनी गाला जा रही है। तो ये फर्क है। जो लोग अवाम का एहसास करते हैं, अवाम के लिए आते हैं, अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, वो सब बोलता है। जी, कभी आप 5 कैरेट की अंगूठी लिए, कभी आप 5 कैरेट की मेरे पास वैसे है नहीं, लेकिन अगर मैं लूंगी तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपने पैसे से लूंगी। और अब मेरा अवाम के हालत को देखते हुए दिल नहीं करता इस किस्म की हरकतें करने को। मुझे कभी शौक हुआ करता था, लेकिन अब बहुत तकलीफ होती है जब मैं ये देखती हूँ ये डिस्पैरिटी जो है। तो बात ये है, बात 5 कैरेट के डायमंड की नहीं है। अगर वो आपने अपनी हलाल की कमाई से लिया है तो मुझे कोई, आप सारी उंगलियों में पहने, मुझे उसकी वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने एक ताला खुलवाने के लिए 5 कैरेट का डायमंड मांगा और कहा कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए। आप, वो फरा साहिबा फरमा रही हैं कि आपने 3 कैरेट का डायमंड दिया है फर्स्ट लेडी को, वो नहीं चाहिए। फर्स्ट लेडी है, कुछ तो अकल करो, 5 कैरेट का डायमंड दो उसको। और फिर ये भी कहा कि तुम्हारा मुझे यकीन नहीं है, मैं खरीद लेती हूँ वो रिंग, तुम मुझे पैसे दे देना। तो मैंने ऐसे इसको बनी गाला को मनी गाला नहीं कहा, ये मनी गाला है। और ये मनी जो है ना, सारी जो बनी गाला जा रही थी वो पाकिस्तान के अवाम का टैक्स पेयर का पैसा था जो रिश्वतों में गया। मैं ये समझती थी, लेकिन और मैं ऑनेस्टली ये फील करती थी कि अवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहिए और उसमें हमें नए इलेक्शन में जाना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमत 5 साल की होती है। पहले 2 से 3 साल आप सख्त इकदाम करते हैं, आखिरी 2 साल आप अवाम को रिलीफ देते हैं। तो मेरा ये था कि नया मैंडेट लिया जाए। लेकिन जब इन्होंने अनाउंस किया कि ये जत्था लेकर इस्लामाबाद पे हमला आवर होना चाहते हैं और धौंस और धमकी से फैसला लेना चाहते हैं, उस दिन पूरी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब समेत डट गई कि जत्थों के हवाले, फितना गर्दों के हवाले, दहशत गर्दों के हवाले ये मुल्क हम नहीं करेंगे। मुश्किलात आएंगी, फेस करेंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे, अवाम की मुश्किलात में खड़े होंगे, लेकिन अवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। उस दिन हमने ये फैसला किया और आपने अपनी आंखों से देखा कि वो फैसला सही साबित हुआ। उनको फितना गर्दों को शिकस्त हुई, इमरान खान को तारीखी नामोशी, शर्मिंदगी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज भी वो राना सनाउल्लाह साहब रास्ता देख रहे हैं, वो तारीख नहीं दे रहे। उसकी वजह ये है कि पहले तो इनकलाब ने अपनी जमानत करा ली, राहदारी जमानत, और उसके बाद इनकलाब अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पता चले फिर हम तारीख देंगे। देयर बाय मीनिंग कि जो इनकलाब हम नहीं ला सकते उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट फैसिलिटेट करे। तो मैं मजम्मत करती हूँ इस चीज़ की कि इदारों को खामखा की गंदी सियासत में अपने घसीटना
ये ख़त्म होना चाहिए, ये बात अच्छी नहीं है। हर इदारे को अपना काम करने देना चाहिए, हुकूमत अपना काम करे। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि ये जो टर्म है हम पूरी करें और अगले इलेक्शन में हम जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीरे की अंगूठी का जिक्र होता है, तो क्या आप लोग संजीदा भी हैं? क्या मलिक रियाज को किसी तफ्तीश में शामिल तफ्तीश किया जाएगा? देखें, बात ये है कि सबसे पहले तो तफ्तीश उस शख्स से होनी चाहिए जिसने पंजाब का 12 करोड़ का सूबा फरागोगी के हवाले किया हुआ था, जिसमें बुजदार एक नाम का चीफ मिनिस्टर था, उसको फरागोगी चला रही थी। और फरागोगी एक पोस्टिंग के, एक ट्रांसफर के, एक तब्दीली के और एक ताला खुलवाने के, फरागोगी और वो पीरनी साहिबा मिलके 5-5 कैरेट की अंगूठियां और करोड़ों रुपए की जो बैग्स जा रहे थे ना मनी गाला में, वो उनके थ्रू हो रहे थे। पहले तो इस चीज का हिसाब होना चाहिए कि क्यों ये मौका या ये कोई जगह, ये कोई ऐसा पेश आए हालात के लोगों को ये पता लग गया कि पैसे दोगे तो काम होगा, 5 कैरेट की अंगूठी दोगे तो काम होगा, अगर आपका काम मेरिट पे तो नहीं होगा। मलिक रियाज का कोई कसूर नहीं, बिल्कुल, मैं तो क्यों कसूर नहीं है। जिसने जो गलत काम किया है उसको आंसरेबल करना चाहिए, उससे हिसाब किताब होना चाहिए, उससे सवाल होना चाहिए। लेकिन सवाल हुक्मरान से बनता है कि क्यों अवाम इस बात पे मजबूर हुए, क्यों लोग इस बात पे मजबूर हुए कि उनको अपना काम कराने के लिए, चाहे वो एक ताला खुलवाना हो या पोस्टिंग हो या ट्रांसफर हो, वो आपको फरागोगी के जरिए करनी पड़े, रिश्वत दे के करनी पड़े। क्यों? जी सवाल करें। ये सारी मतबा फिर से बात हो रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे और साथ में हफीज शेख साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी अफवाहें फैलाई जा रही है। नहीं, उसकी उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया है, ISPR ने भी डिनाई कर दिया है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस बात में कोई सच्चाई है। मेरा ख्याल है डिसइंफॉर्मेशन को नहीं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन की जहां बात आती है वहां ARY की बात मैं जरूर करूंगी कि देखें, अभी 2 दिन पहले उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि माशी या जो इकोनॉमिक इमरजेंसी है गवर्नमेंट वो लगाने जा रही है, और उसकी वजह से डॉलर शूट किया, ऊपर गया, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आई और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा, बिजनेस सेंटिमेंट ने सफर किया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कैसे इतनी हिम्मत हुई ARY की, जो खुद गोल्ड का स्मगलर है, 12 अरब के टैक्स पे स्टे लेकर बैठा हुआ है और बगैर बिडिंग के स्पोर्ट्स के जो वो क्रिकेट के राइट्स हैं वो उन्होंने लिए हुए हैं। इमरान खान से उसने 40 अरब का फायदा उठाया हुआ है, और ये वो चैनल है जिसको 4 दफा यूनाइटेड किंगडम ने, बरतानिया ने झूठ बोलने में लाखों पाउंड जुर्माना किया। वहां अब ये ARY के नाम से ऑपरेट नहीं कर सकते, इनको दूसरे नाम से ऑपरेट करना पड़ता है। और वहां पर जो झूठ चर्न आउट करने की मशीन है, जो झूठ गढ़ने की मशीन है, जिसको ARY है, उसके सलमान इकबाल को, आपको उसको सलमान इकबाल को सतारा इम्तियाज मिलता है, तो क्या ये झूठ बोलने का तमगा उनको मिल रहा है? मैं ये समझती हूँ कि मैंने रिक्वेस्ट भी की है प्राइम मिनिस्टर को कि जो परसों उन्होंने घिनौनी हरकत की है, मुल्क की इकोनॉमी ने इनकी झूठी खबर की वजह से सफर किया है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैडम, ये आगे बात जो इस साइड और इस साइड पे गवर्नमेंट मिनिस्टर से ये सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, ये 3-3, 4-4 घंटे आपके साथ कोर्ट में आते हैं, आपको नहीं लगता कि इनका काम आवाम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए? अगर उनके काम में कोई कमी है तो मुझे बताएं। उनके काम में कोई कमी नहीं है, वो अपना पूरा ना प्लीज, बिल्कुल नहीं, खिदमत की नीयत से आए हैं। दिन रात, कभी आपने ये भी देखा है कि वो रात को 2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के बजट पे काम कर रही हैं? वो क्योंकि आपकी, लेकिन वहीं होते हैं भाई। नहीं, सॉरी, ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इस पार्टी के मेंबर भी हैं और वो ये हमारा हक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हमारा हक है, वो जिसके पास जाएं ना जाएं उनकी मर्जी। लेकिन अगर उन्होंने अपने कोई जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी अदायगी में कहीं कोताही की है तो उसके लिए हम जवाब दें, वो कोई नहीं है। ये बात तो ये पीछे कफायत शारी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने हिस्टोरिक स्टेप्स अनाउंस किए हैं वो आप सबके सामने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 4 साल ये पिछली हुकूमत जो है ये महंगाई को तरक्की बताती रही और अचानक 1 महीने में इनको याद आ गया कि महंगाई तरक्की नहीं होती, महंगाई तबाही होती है।
तो उनकी तरह बेहिसी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीनी कम कर लें, अपनी इनके वज़रा क्या बयानात देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आज अवाम सफर कर रही है तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट डाउन करेंगे, हम अवाम की खातिर अवाम के साथ खड़े नजर आएंगे, हम भी अपने जो गवर्नमेंट के जो भी अखराजात है उनको कम करेंगे, क्योंकि हम अवामी हुकूमत है, अवाम को जवाब दे, अवाम के साथ खड़े, अवाम का एहसास है हमें। और एक मिनट भाई, एक सेकंड जरा पीछे से ले लो। जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मतीउल्लाह जान साहब, आपने क्योंकि सवाल किया था रिटायर्ड फौजी अफसरान से और वो जवाब दिए बगैर, आप भी और वो एजाज सैयद साहब, तो वो जवाब दिए बगैर भाग गए वहाँ से। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मुझे वो मनाजिर देखकर तकलीफ़ हुई। मैं ये समझती हूँ कि जो भी रिटायर्ड फौजी हजरात हैं उनकी जो अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन के नहीं हैं, अगर वो अपने इदारे के साथ वफादार नहीं हैं और किसी के कहने पर वो इदारे में तफरीक पैदा करने की, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये निहायत काबिल अफसोस बात है। उसकी वजह ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो तमगे दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रैंक्स दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रिकग्निशन दी, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो इज्जत दी, वो जगह, वो मकाम दिया पाकिस्तान में, आज अगर वो उसी इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहेंगे इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है कि आप सामने तकरीरें करते हैं, पीछे से आपने इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया है कि वो इदारे को कमज़ोर करें, और वो ही रिटायर्ड लोग। तो अगर आपको इतना शौक है सियासत का, तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि आप अपने टाइटल्स को, अपने जो रैंक्स थे जो आपने अपने नाम के साथ लगाए हुए हैं, जो इज्जत आपको अफवाज पाकिस्तान ने दी है, उसको फेंकें, उतारें, उसको रिनाउंस करें, वो इदारे को वापस करें और अपने नाम के साथ, जिसमें ना कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, ना कोई रिटायर्ड जनरल हो, ना कोई रिटायर्ड कर्नल हो, वो उसी रैंक के साथ वो उतार के इंस्टीट्यूशन को वापस करें और जाके किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।